हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दो नाम है इसमें, एक है सेल साइकिल और एक इसमें सेल डिवीजन। तो पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल होता क्या है। जहाँ पर जैसे हम वर्ड यूज करते हैं लाइफ साइकिल, कोई चीज़ छोटी है फिर क्या होगा, इसमें मैचुरेशन होगा, फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या बन के आएंगे, प्रोजेनीज। और अगेन ये प्रोजेनी क्या बन जाएंगे, फिर से वो सिंगल मदर सेल बन जाती है। तो कंटिन्यू क्या होता है, लाइफ फॉर्म घूमते ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल शब्दों में सेल साइकिल। देखने मिलेगा साइकिल क्या है, और लाइफ स्टेजेस होती है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है लाइफ की, जिसके थ्रू क्या होता है, वो डिवीजन को अलाउ करते हैं। मतलब पहले क्या होगा, सेल साइकिल, और सेल साइकिल का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है वहाँ पे, सेल डिवीजन। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल में दो पार्ट में डिवाइड किया उसको, एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। क्या होता है एम फेज, एम का मतलब होता है माइटोटिक। तो जहाँ पर केवल डिवीजन की बात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम फेज। लेकिन जहाँ पे प्रिपरेशन की बात होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन, मतलब सेल को पूरा का पूरा तैयार करना है ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे मैच्योर हो सके, फॉर रेडी हो जाए किसके लिए, फॉर डिवीजन के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, इंटरफेज। इंटरफेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक है G1 मतलब गैप 1, एक है S मतलब सिंथेसिस फेज, और एक क्या है आपका G2 मतलब गैप 2 फेज। आप कैसे समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में इमेजिन करिए कि कहीं पे किसी घर में शादी होने वाली है। इमेजिन करिए, तो शादी के पहले बहुत सारी क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। किसी किसी घर में तो 1 साल 2 साल तक प्रिपरेशन चलते रहता है। तो वो जो सारी प्रिपरेशन फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इंटरफेज। और मेन इवेंट क्या है, वो शादी जो 1 या 2 नाइट में कंप्लीट हो आती है, वो जो मेन इवेंट है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एम फेज। तो मीनिंग कहने का क्या हुआ, प्रिपरेशन फेज क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, इसके लिए मेन इवेंट को पूरा करने के लिए। और मेन इवेंट क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम का, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है वो, बट कैसा होता है, वो शॉर्ट टाइम का होता है। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं G1, S एंड G2 में। आपको दिखेगा कि एम फेज जो हम बात कर रहे हैं, एम फेज का काम किस में हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक क्या दिख रहा होगा, साइटोकाइनेसिस। वी नो अबाउट दैट। काइनेसिस का मतलब ही क्या होता है, डिवीजन, एंड कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। इसके अगेन में कितनी स्टेज हो रही है, कितनी सब स्टेज हो रही है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एंड लास्ट क्या दिख रहा है इसके बाद, साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या वर्ड दिखेगा आपको, साइटो, विच मीन्स किसका डिवीजन होगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जो जीवन फेज होता है, ये प्रिपरेशन फेज जो है उसका फर्स्ट स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं उन सबको पूरा करने के लिए कौन कौन काम करेगा वहाँ पे, G1 और G2। तो पहले हम बात करते हैं G1 में क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या बनाता है ये, आरएनए का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, एटीपी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, एनर्जी, उसका सिंथेसिस करेगा, एंजाइम रिक्वायर्ड है किसके लिए, डीएनए के लिए। एंड वाई डीएनए, क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे एस फेज, एस फेज में मेनली क्या होता है, डीएनए का ही रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन स्टेज में होगा, उसके पहले जो प्रिपरेशन है वो कौन करेगा, G1 करेगा। इसलिए क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पे, सारे एंजाइम जो किसके लिए चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए के लिए क्या, शुगर बेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, तो उन सबका भी कलेक्शन कौन करेगा, G1 फेज करेगा। एंड साथ ही साथ सेल का साइज भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, एस फेज में। एस फेज मतलब मेनली यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का ही डुप्लीकेशन होगा फर्दर स्टेज में डिवाइड होने के लिए। तो क्या क्या होती है यहाँ पर, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रियोल डिवाइड। ये हम आगे में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रियोल्स को जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस जो चैप्टर्स है, जो वीडियोस बने हुए हैं सेल चैप्टर पे जाके उसे आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार ये एग्जाम में आता है सेंट्रियोल्स के बारे में, और ये ध्यान रखेंगे केवल ये एनिमल सेल में ही मिलता है, प्लांट सेल में टोटली ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट दिखेगा आपको, हिस्टोन। जहां पर भी डीएनए की बात होती है, मतलब ऑब्वियसली किसकी बात होगी, वहां पे हिस्टोन की बात होगी। तो ये भी एक स्कोर पॉइंट है यहाँ पर। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें लोअर यूकैरियोट्स भी होते हैं और हायर भी होते हैं। जब हम किसकी बात करेंगे, लोअर यूकैरियोट्स की, तो उनमें जो हिस्टोन प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, कुछ पार्ट मतलब 50% पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, G1 फेज में, क्योंकि G1 में हमने क्या लिखा था, प्रोटीन। तो
वहाँ पे कौन सा प्रोटीन रहेगा, लोअर यूकैरियोट्स के लिए हिस्टोन रहेगा, और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ पे सिंथेसिस होगा, इनटू दी एस फेज में। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, हायर की बात करेंगे, क्योंकि हायर यूकैरियोट्स में एनवायरमेंट ज़्यादा होगी, तो इनमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस वो जीवन में नहीं होता है, पूरा का पूरा किस में होता है, वो एस फेज में होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछने वाला एक स्कोर पॉइंट है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके G2 फेज में। जो काम जीवन कर रहा था वही काम कौन करेगा, G2 भी करेगा। आप बोल सकते हैं काम की यहाँ पे फिनिशिंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि सारे काम हो गए कि नहीं हो गए, सारे सामान की लिस्ट पूरी हुई है कि नहीं हुई है, जो सामान छूट गया है या कम है उसको पूरा करने वाला टचअप वाला काम कौन करेगा, वो G2 करेगा। देखते हैं पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस, वही रिमेनिंग वाला काम कर रहा है ये। और मेनली कौन सा प्रोटीन काम करेगा यहाँ पे, प्रोटीन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो प्रोटीन है मेनली वो यहाँ पे सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए सिंथेसिस, एटीपी, दोनों भी यहाँ पर सेम वैसा ही है। और लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा कि एक्चुअल इसके बाद ही G2 के बाद ही जो सेल है वो कहाँ एंटर करने वाला है, अब जाके M फेज में। और M का मतलब हमने पढ़ा था क्या होगा, डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो G1, S और G2 तक पूरा का पूरा क्या होता है आपका प्रिपरेशन स्टेज होगी, जिसमें केवल S में क्या होता है, डीएनए से रिलेटेड जितने भी काम है वो होते हैं। और G1 और G2 में बाकी सेल की जितने भी रिमेनिंग काम है, ग्रोथ करना, साइज इंक्रीज करना, सारे मटेरियल्स को लेकर आना, वो सारा काम कौन करता है वहाँ पे, G1 और G2 करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट दिखेगा आपको G0 फेज, कहीं कहीं को G0 भी बोलते हैं। तो G0 क्या है, नॉर्मली इसमें 3 टर्म्स आते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। आप बोल सकते हैं कि जो G1 फेज है और जो M फेज है उनके बीच का छोटा सा एक स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, G0 फेज। ये एक्चुअली में फॉर डिवीजन पर्पज से क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज होती है सेल की। लेकिन बाकी जितने भी काम है, जितना काम मतलब सेलुलर ग्रोथ की जो एक्टिविटी है वो इस मोड में क्या आती है, कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमने छोटा सा क्या बना दिया साइकिल दिखाने के लिए। तो ये G1 में ये वाला मान लेते हैं फेज, इतना हमने मान लिया कि इतना वाला पोर्शन किसका है, G0 का है। तो हो क्या रहा है, जो सेल यहाँ पे आई G1 ग्रोथ हुआ, फिर किस में आई, S में आई, वहाँ पे क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ डीएनए का, फिर किस में आया, वो G2 में आया, फिर से क्या हुआ, ग्रोथ हुआ सेल का, फाइनली सेल क्या होगी, तैयार होगी फॉर डिवीजन के लिए। फिर वो सेल कहाँ एंटर करती है, M फेज में। M फेज में क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस, और साथ में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। तो उसके बाद सेल क्या हो गए, डिवाइड हो गए। डिवीजन के बाद वो सेल पहले कहाँ पहुंचती है, इस वाले फेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, G0। और G0 को कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला, इनएक्टिव फेज बोला गया है, डिविजनल माने मोड के बेस पर। मतलब यहाँ पर जो सेल पहुंची है इस जगह पे, ये सेल थोड़ा सा क्या करेगी, रेस्ट करेगी पहले। और अगर इस सेल को फर्दर डिवाइड नहीं होना है आगे जाकर, तो सेल यहाँ से क्या करेगी, बाहर की ओर निकल जाती है। तो बाहर की ओर सेल का निकल जाना फर्स्ट साइकिल के बाद ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जो सेल है वो G0 फेज से क्या होगी, बाहर गई, मतलब इसमें क्या हो गया, कोई डिविजनल एक्टिविटी नहीं होगी, वो रेस्टिंग पीरियड पे होगी, तो उसको हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगेन वो अगर सेल साइकिल में फिर से एंटर करना चाहेगी, फिर से अंदर में आएगी और G1 की ओर मूव करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस फेज को, उस एंट्री स्टेज को हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। लेकिन मान लेते हैं कि फिर से सेल की एंट्री हो गई, फिर कहाँ आ गई, वो G1 में आ गया, फिर से स्टेज क्या होगी, फिर से रिपीट हो गई। और अब परमानेंट फॉर्म में क्या हो रही है, जो सेल है वो G0 से बाहर निकल रही है, मतलब अब वो कभी भी सेल साइकिल के अंदर में एंटर नहीं करने वाली है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, री डिफरेंशिएशन। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग क्या बना, M फेज के बाद जो सेल होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए रेस्टिंग पेज में या रेस्टिंग स्टेज में रुक जाती है, और सेल का उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, G0। अगर सेल वहां से बाहर निकल जा रही है, सेल साइकिल के बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। लेकिन सेल अगर अगेन कम बैक करती है सेल साइकिल में, उसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। सेल अगर परमानेंटली सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, वो कभी भी सेल साइकिल के अंदर में एंटर नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, री डिफरेंशिएशन। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, एग्जांपल लिखेगा पैरेन्काइमा ऑफ डाइकॉट स्टेम, जिसमें क्या होती है, जो डाइकॉट स्टेम होती है उसमें क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स बनती है। जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है, पहले सेल साइकिल, जिसमें क्या हो रही है, डिवीजन। सेल साइकिल के बाहर निकलती है, मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। अंदर भी एंटर कर ली, मतलब क्या बन गया, डी डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूअस स्टेज चलते रहता है, जिससे क्या बनने स्टार्ट होती है वहां पर एनुअल रिंग्स। एंड फाइनली जो सेल होती है वो परमानेंटली छोड़ देती है सेल साइकिल को लास्ट स्टेज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर एनुअल रिंग्स भी नहीं बनेंगे उसके
बाद उसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। ये हम पढ़ेंगे और एक बार रिपीट होगा जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, इसके फ्लो चार्ट को हम देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एम फेज। एम फेज में क्या हुआ, डिवीजन, किसका डिवीजन हुआ, सेल का, इसमें एंटर करेगा जीवन में। अब अगर वो जीवन के बाद फर्दर आगे बढ़ना चाहती है तो जीवन के बाद फर्दर स्टेप में कौन आएगा, एस, क्योंकि उसको डिवीजन होना है वहां पर। तो क्या है, सेल गोइंग टू डिवीजन, तो किस में एंटर करेगी, एस फेज में। लेकिन अगर उसको डिवाइड नहीं होना है तो वो जी नॉट से बाहर की ओर निकल जाएगी। तो अगर सेल नॉट गोइंग टू डिवीजन तो कहाँ एंटर कर जाएगी, जी नॉट में एंटर कर जाएगी। ये वाले पोर्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एम फेज है, जी नॉट, जी1 और एस, दे ऑल आर टोटली कनेक्टेड, बस इनके स्टेप्स क्या है थोड़े थोड़े वहां पे आपके अलग देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सी वैल्यू। सी वैल्यू मतलब मीनिंग हो रहा है क्रोमोसोमल वैल्यू, उससे कई बार क्वेश्चंस में भी आते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, पिकोग्राम, इंडिकेट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको पीजी से डिनोट करते हैं। जैसे ये साइकिल जो दिखाया था हमने, इनिशियल स्टेज यहाँ पर हम लेके चलते, एक सेल है नॉर्मल सा, डिप्लॉयड सेल है, सिंगल सेल है, जिसमें कौन सा स्टेज कंप्लीट हुआ, जीवन, जिसमें क्या बन के आया, ग्रोथ हुआ, केवल ग्रोथ हुआ है, साइज इंक्रीज हुई है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कितना दिखाया, 2C दिखाया, मतलब वो डिप्लॉयड की बात कर रहा है। तो जीवन के बाद इसमें क्योंकि ग्रोथ हो चुकी थी तो केवल साइज इंक्रीज हुआ है, सेल ग्रोथ हुई है, क्रोमोसोम नंबर चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो स्टिल अभी भी क्या है, डिप्लॉयड ही है। इसलिए सिंगल सेल ही दिखाया गया, डिप्लॉयड है, साथ में क्रोमोसोम भी कितना दिखाया गया, वहाँ पे 2C ही दिखाया गया। नेक्स्ट स्टेज क्या दिख रहा है, एस फेज। यहाँ पर क्या हुआ, सेल नंबर जो है वैसे के वैसे ही है, साइज में भी इंक्रीज हुए हैं, वो केवल यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस साइज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो डिवाइड नहीं हुए हैं, केवल का क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन चल रहा है वहाँ पे। तो स्टिल नाउ यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, वही सेम सिंगल सेल है, डिप्लॉयड स्टेज में है, क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 2C दिख रहे हैं। फिर सेल किस में एंटर करता है, वो G2 में। जैसे ही वो G2 में एंटर किया मतलब यहाँ पे काम क्या हो गया, फिनिशिंग हो चुका है। और क्योंकि सारा का सारा प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सेल एक ही है, डिप्लॉयड ही है, लेकिन हमने क्या दिखाया यहाँ पे 4C। 4C क्यों दिखाया, क्योंकि उसने अपना एस फेज कंप्लीट कर लिया। तो एस फेज में क्या बढ़ गया, उसका डीएनए का कंटेंट भी बढ़ा है, साथ ही साथ G2 भी कंप्लीट हुआ, रिक्वायरमेंट चीजें भी क्या हुई वहाँ पे बढ़ गई है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या बन गया आपका, 4C। सेल एक ही है, क्रोमोसोम कितने हो गए यहाँ पे बढ़ गए हैं, कितने हो गए वहाँ पे 4C। नेक्स्ट वो किस में एंटर कर रहा है, अब एम फेज में, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था यहाँ पे डिप्लॉयड है, मतलब 46 है। अब उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, तो क्या बन गया है, डॉटर सेल्स बन गया है, दोनों ही क्या बन गया है वहाँ पे, डिप्लॉयड, दोनों ही क्या बन गया है, डिप्लॉयड। तो क्रोमोसोम कितने दिखाए गए, 46। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों के दोनों डिप्लॉयड है, हमने क्या पढ़ा था, डिप्लॉयड मतलब कितना आ चुका था, 4C आ चुका था। दैट्स वाई यहाँ पे क्या दिखाया हमने, दोनों के दोनों क्या बन के आए, 4C बन के आए हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन किसका हुआ, साइटोप्लाज्म का। सेल्स क्या हो गए वहाँ पे, अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अलग हो गए हैं, इनमें डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम भी क्या हो गया, इनका हाफ हो चुका है, इसलिए जो 4C क्रोमोसोम थे वो अगेन किस में आ गए, 2C में आ गए हैं। तो ध्यान ये रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि इंटरफेज के इनिशियल और एंडिंग में क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है क्या, तो लिखेंगे नहीं। स्टार्टिंग में कितना था, वो आपका नॉर्मल 2C था, बट एंडिंग ऑफ इंटरफेस मतलब G2 की एंडिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो चुका रहता है, वो 4C हो चुका रहता है। फिर अगर ये क्वेश्चन में आ सकता है कि एस फेज में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होती है कि नहीं होती है, तो लिखेंगे हाँ इंक्रीज होती है वो, बट वो दिखाई नहीं देती है, वो क्लियर विजिबल किस में होता है, जब G2 फेज कंप्लीट होता है तब दिखाई देता है वहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब वैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, एम फेज में भी क्या हुआ था, केवल वहाँ पे सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, क्रोमोसोम डिवाइड हुआ था, तो पहले जो क्रोमोसोम आ रहे थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये काफी स्कोर पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जिससे हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो आपको दिख रहा होगा सिंगल क्रोमोसोम दिखाया गया है यहाँ पर। तो क्रोमोसोम में क्या दिख रही है आपको, आर्म्स दिख रही है यहाँ पर, और अंदर में क्या दिख रहे हैं, इसमें थ्रेड्स दिख रहे हैं, हम डीएनए फाइबर्स भी बोलते हैं। तब इनमें क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इसने क्या स्टेज पूरा कर लिया, एस फेज, एंड साथ ही साथ क्या फेज कंप्लीट कर लिया, G2 फेज। क्रोमोसोम देखेंगे एक ही है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो आर्म्स थे वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, और हर आर्म्स में एक नया फाइबर भी क्या हो गया, ऐड हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी हो गई किसकी, डीएनए फाइबर की। तो मान लेते हैं कि ये दो दिख रहा है, मतलब हमने क्या बोला, 2C बोला था, तो यहाँ पर देखिए अपर आर्म में कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, मतलब कितना हो गया वो 4C। यही बात मैंने बोली थी कि इनिशियल में कितना होता
चुका रहता है वो 4C। और जब कौन सी फेज होगी, एनाफेज। एनाफेज कहाँ पे होगा, हम पढ़ेंगे अभी। कैरियोकाइनेसिस में कौन सा स्टेज है, थर्ड सब स्टेज, जहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम जो रहेगा वो बीच से क्या होगा, टोटली डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएंगे, वहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे।